हेलो एवरीवन। जैसा कि हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की, है ना? तो इसी का एक अगला टाइप है। हम पिछले लेक्चर्स में जो बात कर चुके हैं उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका जो अगला टाइप है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोइट्री का टाइप है। इसमें जर्नली होता क्या है, जो ऑथर होता है वो कहीं ना कहीं वर्क को इस प्रकार लिखता है कि उसमें कोई एक कैरेक्टर है ना, जो अपने बारे में या अपने से जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है एक व्यक्ति के साथ, जो बस मियरली अ लिसनर है ना। वो थ्रू आउट पोएम कहीं भी नहीं बोलता है, केवल एक स्पीकर बोलता है, दूसरा सुनता है। ये डायलॉग फॉर्म में लिखी होती है और इसी वजह से इस प्रकार की पोइट्री को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है ना। इसकी मास्टरी के लिए कह सकते हैं एक व्यक्ति को श्रेय जाता है, वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब। और इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो इन डिटेल हम थोड़ा कुछ बिंदुओं का आधार पर इसको देखेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएटिक फॉर्म। ये एक पोएटिक फॉर्म है, पोएट्री का फॉर्म है, इन विच सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर, है ना। एक तो स्पीकर होता है जो बोलता है और दूसरा लिसनर होता है जो सुनने वाला होता है ना, और या फिर ऑडियंस मान लीजिए। often reveals their character, personality, situation through their speech। जो स्पीकर है वो अपनी स्पीच के द्वारा अपनी पर्सनैलिटी सिचुएशन को कहीं ना कहीं बताता है। often unintentionally exposing their flaws, emotions and secret। तो जब वो अपने बारे में कुछ बता रहा होता है लिसनर को, तो अनइंटेंशनली वो जो है अपनी कुछ कमियां, अपने इमोशंस और सीक्रेट्स को भी अनफोल्ड करता है ना। ये कंबाइन करता है ड्रामा ड्रामा और पोइट्री को, है ना। इस वजह से इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह दिया जाता है, जिससे डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट इसमें होता है ना, और रिदम स्टाइल की वजह से। चलिए, अब इसके कुछ की फीचर्स जो हम देख सकते हैं, देखिए। जी, की फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सर, की फीचर की बात करें तो इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है ना। एम्प्लॉयड ऑडियंस होती है या फिर एक लिसनर होता है जो सुन रहा होता है। रिवीलिंग स्पीच होती है, इसमें जो स्पीकर है वो अपनी कहानी सुना रहा होता है ना। द स्पीकर रिवील्स मच अबाउट देमसेल्फ, ऑफन अनइंटेंशनली। ड्रामेटिक सिचुएशन होती है, द स्पीच इज डिलीवर्ड एट अ क्रिटिकल मोमेंट इन स्पीकर्स लाइफ, ना। जो स्पीकर होता है उसके क्रिटिकल किसी मूवमेंट की कहानी होती है ना। साइकोलॉजिकल इंसाइट भी होता है, डीप डाइव इनटू द स्पीकर्स माइंड, मोरालिटी और उसके मोटिव्स, दोनों ही उसकी साइकोलॉजी के द्वारा दिखाने का प्रयास रहता है ऑथर के द्वारा, है ना। अब फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने आपको बता दिया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब को फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में जाना जाता है। इसके यदि आप और प्रैक्टिशनर की बात करें जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बाद आते हैं, फेमस हैं, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, है ना। उन्होंने यूलिसेस लिखा, लूटस ईटर्स लिखा, कहीं ना कहीं वो इसी के क्लोज आते हैं ना ड्रामेटिक मोनोलॉग के। जॉन डन ने भी थोड़ा सा प्रयास किया, है ना। अब मेजर पोइट्स जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का इस्तेमाल किया है ना, उनकी लिस्ट में ये शामिल हैं, तो आप देखिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनके द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है माई लास्ट डचेस, पॉरफेरियास लवर, एंड्रिया डेल साटो, इनके मोस्ट ऑफ वर्क, है ना। इसके इनके जो ज्यादातर वर्क्स हैं ना वो सारे के सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखे हुए हैं। जैसे माई लास्ट डचेस के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में या फिर पिछले से पिछले में, कि किस प्रकार से जो है ड्यूक परेशान हो जाते हैं अपनी डचेस से। डचेस का जो बिहेवियर था वो काफी अच्छा था, तो सबके साथ मुस्कुरा के बात करती थी। ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी किसको? ड्यूक को, है ना। तो प्रयास करते हैं एक दो बार समझाने का, डचेस मान जाए, तो डचेस नहीं मानती हैं तो वो उनको एग्जीक्यूट करवा देती हैं, कुल मिला के मरवा देती हैं। और यही कहानी वो एक लिसनर को सुना रहे होते हैं, है ना। तो तब वहां एक लाइन है कि ऑल द स्माइल्स स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, है ना, कि एक साथ सारी मुस्कान बंद कर दी, मतलब मार ही दिया डचेस को, है ना।
वहीं ये पोर्फिरियास लवर, किस प्रकार से पोर्फिरिया का लवर पोर्फिरिया का गला घोंटता है पोर्फिरिया की ही चोटी से, ये इस बारे में एंड्रिया डेल सार्टो एक पेंटर से संबंधित है। ये 3 मेजर वर्क्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के। ब्राउनिंग्स कैरेक्टर्स ऑफन रिवील डिस्टर्बिंग और कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स, है ना, कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स को अनवील करते थे, है ना, रिवील करते थे, है ना। अब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसिस लिखा, है ना, टिथोनस लिखा, सेंट सिमियोन स्टाइलिट, हाँ यस स्टाइलिट, स्टाइलिट्स नाम ही सटपटा है ना, ये लिखा। यूजिस, हालांकि ये इतने ज्यादा जरूरी है नहीं, यूलिसिस, टिथोनस हुआ, लोटस ईटर्स हुआ, ये ज्यादा जरूरी है ना। यूजेस क्लासिकल और हिस्टोरिकल फिगर्स टू एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल आइडियाज, है ना। अब टी.एस. इलियट का नाम ले लीजिए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफॉक, ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये मॉडर्निस्ट टेक है ना, ये कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्टिव और आयरोनिक भी है ना, ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डेप्थ है कहीं ना कहीं, वो मतलब ऐसा है कि मनन चिंतन किया जा रहा है पॉइंट पे, है ना। तो ये भी एक फेमस एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। मैथ्यू अर्नोल्ड की आप डोवर बीच देखेंगे, है ना, ये कहीं ना कहीं मैथ्यू अर्नोल्ड स्वयं अपनी वाइफ के साथ थूर बेलाइली नाम की एक किसी जगह पे गए थे, जो फ्रांस और मैं समझता हूँ इंग्लिश चैनल के बीच में कहीं आता है ना। तो वहां पे ये गए हुए थे। तो इसमें क्या है, जो ऑथर है या कह सकते हैं जो मैथ्यू अर्नोल्ड स्वयं है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन दे रहे हैं और उनकी वाइफ सुन रही है ना। ऑफर्स अ रिफ्लेक्टिव एंड मेलनकोलिक टोन, कि देखते हैं कि किस प्रकार की शांति छाई हुई है, आप देखिए एनवायरनमेंट को देख के, लेकिन वास्तविकता में समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव और मेलनकोलिक टोन है ना। एजरा पाउंड ने भी लिखा है द रिवर मर्चेंट्स वाइफ, है ना, ये यूजेस पर्सोना इन ड्रामेटिक वॉइस इन अ ट्रांसलेटेड स्टाइल, इन्होंने भी थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास किया है। कैरल एंड डफी, है ना, ये लास्ट पोइट लॉरियट है ना, और साथ ही साथ में ये ट्रांसजेंडर है शायद, जहां तक मैं समझता हूँ। द वर्ल्ड्स वाइफ, ये भी इनका एक फेमस वर्क है, ये मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट री इमेजिनिंग ऑफ मिथ्स एंड हिस्टोरिकल फिगर्स है ना। ये लॉन्गस्टन यूजेस भी हैं, इन्होंने मदर टू सन लिखा है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, कैप्चर करती है अफ्रीकन अमेरिकन वॉइसेस को, है ना। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हो सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर से ड्रामेटिक मोनोलॉग की, है ना। ठीक है, अब ये कुछ ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, मैं समझता हूँ इनकी आपको आवश्यकता है नहीं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो सब जरूरी नहीं है। अब यदि वाई इट मैटर्स, ये मैटर्स क्यों करती है, इसको अलग क्या बनाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग को, ये साइकोलॉजिकल रियल में कहीं ना कहीं झांकने का प्रयास करती है किसी भी कैरेक्टर के, है ना, ये बिल्ड करती है कैरेक्टर को और नरेटिव टेंशन, है ना, ये कॉम्पैक्ट इसका जो है पोएटिक फॉर्म है ना, ये मर्ज करती है लिरिकल पोएट्री को ड्रामेटिक डायलॉग के साथ में, है ना। और अगला जो हो सकता है, ये एनकरेज करती है रीडर्स पार्टिसिपेशन थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीकर्स इंटेंट एंड मोरलिटी, है ना, कहीं ना कहीं इसमें रीडर भी जानने का प्रयास करता है ना, कि ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं, और मैं समझता हूँ ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू, मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है, उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।